नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 27 मार्च 2024 और अब होली समाप्त हो चुका है। अब पूरा टारगेट जो रखना है यूपीएससी के पीटी के लिए रखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज 3 आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एक आर्टिकल है जिसमें चीन के खतरे को भांपते हुए भारत नए समुद्री क्षेत्र में खनन की दौड़ में शामिल हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस लोकेशन का नाम है अफांसी निकितन सीमाउंट, जहां पे उम्मीद किया जा रहा है कि कोबाल्ट समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे ही भारत के द्वारा खनन की जाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो श्रीलंका पहले ही कानूनों के एक अलग सेट के तहत इस क्षेत्र पर अधिकार का दावा कर चुका है। ठीक है, और अफांसी निकितन सीमाउंट जो है लगभग 400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 400 किलोमीटर लंबा है और 150 किलोमीटर चौड़ा है, जो भारत के तट से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज और तांबे के भंडार से समृद्ध माना जा रहा है, इसलिए यहाँ पे खनन करने की बात की गई है भारत के द्वारा। तो इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस देश का जो संप्रभु क्षेत्र होता है समुद्र में वो कितना होता है। ठीक है, और कहाँ तक हम लोग खनन कर सकते हैं, कहाँ तक हमारा अधिकार होता है। उसके बाद कितने क्षेत्र जो होते हैं वो खुले महासागर हैं, जैसे कि देशों को अपनी सीमा से 200 समुद्री मील और इसके अंतर्निहित समुद्री तल तक विशेष अधिकार होता है। उसके बाद समुद्र से जुड़े कुछ राज्यों में भूमि का एक प्राकृतिक विस्तार हो सकता है जो उनकी तथाकथित महाद्वीपीय शेल्फ के हिस्से के रूप में उसकी सीमा और इस 200 से आगे तक फैले गहरे महासागर के किनारे को जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो है किसी भी देश ने खुले महासागरों से व्यावसायिक रूप से संसाधन नहीं किया है। इस तरह खनन अभी तक कोई भी देश नहीं किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों लोकेशन मुख्यतः याद रखिएगा, अफांसी निकितन सीमाउंट और कालर्सबर्ग रिज। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में, और क्या क्या कानून बनाए गए हैं कि किस किस देश के द्वारा जो समुद्र के निचले क्षेत्र होते हैं, शेल्फ होते हैं, वहां पे कैसे संसाधनों का खनन किया जाता है, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है मदद के लिए पुकार, चिंतन और कार्रवाई के लिए पुकार। यहाँ पे मुख्यतः जो है बड़ी संख्या में जो है यूथ जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कारण है जो सुसाइड कर रहे हैं, तो इतना कॉम्प्लेक्स सिलेबस। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स का अनावश्यक प्रेशर, अनइंटरेस्टेड, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए ज्यादा अतिरिक्त दबाव डाला जाता है छात्रों पे, बच्चों पे, उसके कारण जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और इस तरह के कठोर कदम उठाते हैं। अभी कोटा की ही बात की जा रही है, तो वहां पे बहुत से नए नए नियम बनाए गए हैं जिससे कि लोग सुसाइड ना करें। जैसे कि वहां के जो घर हैं वहां पे बरामदा को पैक कर दिया गया है लोहे से। ठीक है, उसके बाद पंखे के लिए जो जगह हुक बनाई गई है वो इस तरह से बनाया गया है कि उसमें फांसी ना लगाया जा सके। ऐसा माना जाता है कि हर एक वर्ष जो है कोटा में जाते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए, जिसमें इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर्स के लिए बनने के लिए तैयारी करते हैं, और जहां से लगभग 10,000 करोड़ का एक प्रभावशाली वार्षिक राजस्व भी उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। और क्या क्या कारण है जिससे कारण जो है सुसाइड जैसी समस्या उत्पन्न होती है खासकर छात्रों के बीच में, तो इन सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है क्या बेरोजगारी युवाओं के वोट के चयन में एक प्रमुख कारक हो सकता है। लगातार देखा जा रहा है कि भारत तेज विकास तो कर रहा है, फिर भी जो है भारत में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। उसी के एक सर्वे में पाया गया है, खासकर दिल्ली में ऐसा सर्वे किया गया है, दिल्ली के युवाओं के बीच ऐसा माना जा रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई जो है वो मतदान वरीयताओं को आकार देने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभारेगा। ठीक है, युवा जो है अपने बेरोजगारी को जोड़ेंगे अपने वोट देने के विकल्प के रूप में। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इस आर्टिकल को भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, चीन के खतरे को भांपते हुए भारत नए समुद्री क्षेत्र में खनन की दौड़ में शामिल हो रहा है। सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना, इंडिया ज्वाइंस द रेस टू माइन सी पैच। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जमाइका, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जमाइका में है। ये किस लिए है, अथॉरिटी जो है बनाया गया है, राइट्स टू एक्सप्लोर टू वास्ट ट्रैक्ट्स इन द इंडियन ओशन सी बेड, जो कि किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। वहां पे किस तरह से वो एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी मेटल को प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ से परमिशन लिया जाता है। ISBA मतलब इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी
श्रीलंका के ही आसपास का जो क्षेत्र है, जो इस आर्टिकल में दिया गया है, जो अफांसी निकेतन सीमाउंट है, ये श्रीलंका के साउदर्न क्षेत्र में है, जहां पे भारत जो है अभी मेटल्स के लिए सीबेड में खास के, ठीक है, अपना एक्सप्लोरेशन शुरू करने वाला है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। इस महीने की शुरुआत में भारत ने हिंद महासागर के समुद्र तल में 2 विशाल इलाकों का पता लगाने के अधिकार के लिए, अभी हम लोगों ने बात किया था ISBA, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण जमैका में आवेदन किया था, जो उनके अधिकार क्षेत्र के हिस्से नहीं है। इन क्षेत्रों में से एक कोबाल्ट समृद्ध परत, जिसे लंबे समय से अफांसी निकेतन सीमाउंट के नाम से जाना जाता है, और इसका तो पता लगाने के लिए भारत के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है ISBA में, ठीक है। तो श्रीलंका पहले ही कानूनों के एक अलग सेट के तहत इस क्षेत्र पर अधिकार का दावा कर चुका है, लेकिन भारत का आवेदन जो है वो आंशिक रूप से चीन द्वारा उसी क्षेत्र में जहाजों की टोह लेने की रिपोर्ट से प्रेरित है। तो AN सीमाउंट उसी को कहा जाता है अफांसी निकेतन सीमाउंट। मध्य भारतीय बेसिन में एक संरचनात्मक विशेषता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई जो है वो 400 किलोमीटर है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर है, जो भारत के तट से लगभग 3000 किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 4800 किलोमीटर की समुद्री गहराई से यह लगभग 1200 मीटर तक बढ़ जाता है, और जैसे कि लगभग 2 दशक के सर्वेक्षण से पता चला है कि इस क्षेत्र में कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, तांबे के भंडार भी समृद्ध रूप से पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी में कहा जाता है कि यह अधिकार उन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट है जो खुले महासागर है, जिसका किसी भी देश के द्वारा संप्रभुता का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो उन क्षेत्रों को खुले महासागर कहा जाता है, जिसका अर्थ है महासागर जिसकी हवा, सतह और समुद्र तल जहां कोई भी देश संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। दुनिया का लगभग 60% समुद्र जो है वो खुले महासागर है, और हालांकि विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा से समृद्ध माना जाता है, लेकिन निष्कर्षण की लागत और चुनौतियां भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। वर्तमान में किसी भी देश ने खुले महासागर से व्यावसायिक रूप से संसाधन नहीं निकाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, किसी भी देश को कहां तक अधिकार दिया जाता है खास के समुद्र में, तो देशों के अपनी सीमाओं से लगभग 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, समुद्री मील और इसके अंतर्निहित समुद्री तल तक विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और समुद्र से जुड़े कुछ राज्यों में भूमि का एक प्राकृतिक विस्तार हो सकता है, जो उनकी तथाकथित महाद्वीपीय शेल्फ के हिस्से के रूप में उसकी सेवा और इस 200 से आगे तक फैले गहरे महासागर के किनारे को जोड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यदि इस दावे को मंजूरी मिल जाती है तो ऐसे देश को क्षेत्र में जीवित और गैर जीवित संसाधनों का पता लगाने और संभावित रूप से दोहन करने की प्रधानता मिल जाती है, ठीक है, ISBA के द्वारा, अगर इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो आमतौर पर महाद्वीपीय शेल्फ का दावा है कि उनके तट से लगभग 300 समुद्री मील से अधिक नहीं होता। हालांकि एक प्रावधान है जिसके तहत बंगाल की खाड़ी, और ये भी ध्यान रखिएगा, जो अफांसी निकेतन सीमाउंट है ये जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि एक प्रावधान है जिसके तहत बंगाल की खाड़ी किनारे के देश अपने महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर दावा करने के लिए मानदंडों का एक अलग सेट लागू कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बात कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल कर श्रीलंका ने लगभग 500 नॉटिकल मील तक का दावा किया हुआ है। क्या उन्हें वास्तव में सम्मानित किया जाता है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन भारत ने अन्वेषण के लिए दावा पेश किया है, क्योंकि हमने चीनी उपस्थिति देखी है। अभी हाल ही में ऐसा खबर आया था कि जो श्रीलंका के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पे चीन के द्वारा सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए भारत जो है इस तरह के कदम उठा रहा है। इस तरह से देख सकते हैं जो सी बेड एक्सप्लोरेशन होते हैं इसी तरह से किए जाते हैं, ठीक है, सर्वेक्षण इसी तरह से किए जाते हैं खुले महासागरों में। अब भारत का क्या दावा है, तो अफांसी निकेतन सीमाउंट के लिए आवेदन के साथ भारत ने लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले एक अन्य क्षेत्र का पता लगाने की अनुमति के लिए भी आवेदन किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसे मध्य हिंद महासागर में कार्लसबर्ग रिज कहा जाता है। तो कार्लसबर्ग रिज जो होता है वो अफ्रीकी प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के बीच का एक अलग टेक्टोनिक सीमा है, यह ध्यान रखिएगा। तो इसी में कहा जाता है कि एक दूसरा जो लोकेशन है यहाँ पे भी सर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जो भारत के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है, ताकि पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की जांच की जा सके, ठीक है, जो हाइड्रोथर्मल बेंट के पास बड़े धूम्रपान टीले हैं, कथित तौर पर तांबा, जस्ता, सोना और चांदी से समृद्ध है। तो श्रीलंका की तरफ भारत ने भी अपनी सीमा से लगभग 350 समुद्री मील तक महाद्वीपीय शेल्फ के लिए दावा पेश किया है, लेकिन अभी तक
कोई भी अप्रूवल नहीं मिला। इससे पहले मध्य भारत महासागर में 2 अन्य बड़े बेसिन में अन्वेषण के अधिकार प्राप्त किए गए हैं भारत के द्वारा और सर्वेक्षण किए गए हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भारत जो है वो चीन के लगातार विस्तार के कारण जो है हिंद महासागर में एक्सप्लोर करने के लिए लगातार जो है ISBA को एप्लीकेशन भेजा जा रहा है अप्रूवल के लिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग जो सी बेड एक्सप्लोरेशन होता है उसका अधिकार प्राप्त कर सके खुले समुद्र में, खुले महासागरों में। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है, ये मेनली जो है बच्चे के स्ट्रेस की स्थिति को यहाँ पे उजागर किया गया है। ठीक है, जो लगातार जो है बच्चे अपनी सही जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर जितने भी अनइंटरेस्टेड या फिर अतिरिक्त बोझ के कारण गार्जियन के अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं, उसके कारण भी बहुत से बच्चे जो है स्ट्रेस के कारण फेल हो जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोटा की ही बात की जा रही है, जहां लगभग जो है हर साल लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स जाते हैं IIT और नीट की तैयारी करने के लिए मुख्यतः। ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के लिए, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो है बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस के शिकार बन जाते हैं। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। भारत में वर्तमान सामाजिक शैक्षणिक माहौल जो है वो छात्रों के पालन पोषण के संदर्भ में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर रही है। तो सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का परिवर्तन न केवल युवाओं में निराशा की भावना पैदा कर रहा है, बल्कि उनके शैक्षणिक प्रयासों में तनाव का कारण भी बना हुआ है। यह अक्सर छात्रों को एक ऐसे साइकिल, ऐसे चक्र में जाने का कारण बनते हैं जो दुखद रूप से आत्महत्या के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे कहा जाता है, एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें बिहार के एक किशोर ने कोटा में ट्यूशन के लिए वहां गए थे। ठीक है, और वहां से बहुत समय से गायब है। उससे गायब होने से पहले एक लेटर में लिखा गया, बच्चा जिस तनाव का सामना कर रहा था वह था संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम IIT JEE, ठीक है, के संदर्भ में स्पष्ट था, जिसके लिए बच्चा तैयारी कर रहा था। और 2023 में कोटा में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं द्वारा अपनी जीवन की स्थिति, ठीक है, मतलब कि सुसाइड करने की खबर बहुत ज्यादा आती है। और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर 2022 में 15 बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 2019 में 18 ने, और 2018 में लगभग 20 बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। वहीं 2020-21 के कोविड-19 महामारी वाले वर्षों के दौरान डेटा ही नहीं प्राप्त हुआ कि कोटा में कितने बच्चों ने सुसाइड किया। ठीक है, उसका डेटा ही नहीं मिला, जब पारंपरिक कोचिंग सेंटर या तो बंद थे या वस्तुतः संचालित थे। ठीक है, मतलब कि वर्चुअली संचालित थे, इसकी बात की जा रही है। तो कोटा में कोचिंग एवं छात्र कल्याण, तो हर साल जो है भारत के कोने कोने से लगभग 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है वो शैक्षणिक उत्कृष्टता की खोज में कोटा जाते हैं। और यहाँ से लगभग सरकार को जो लगभग 10,000 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि बच्चे अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। इन संस्थानों के प्रबंधन ने कई महत्वपूर्ण फिर भी निराशाजनक उपाय किए हैं, जैसे कि यहाँ पर छात्रावासों को अब आत्महत्या रोधी सुविधाएं प्रदान की गई। यही मैं बता रहा था शुरुआत में कि जो बरामदे होते हैं उसको पैक कर दिया गया है कि कोई कूद न सके। उसका जो पंखे लगाए गए हैं, हुक, उसको भी पैक कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें बच्चों को खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए छत के पंखों पर लगाए जाने वाले उपकरण और बालकनी और आने जाने के रास्तों पर लोहे की ग्रिल शामिल है। हालांकि कोटा में लगभग 25,000 पेइंग गेस्ट आवास में इस तरह का मानक को उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो शिक्षा तंत्र की अगर बात की जाए तो समकालीन भारत में वर्तमान समय में नौकरी के अवसर की कमी देखी जा रही है। सरकारी संस्थानों में सीटों की सीमित संख्या, उसके बाद जितना भी प्राइवेट संस्थान है उसमें ली जाने वाली उच्च फीस, ठीक है, जितने भी ऊंचे फीस ले जाते हैं उसके कारण जो है बच्चे और ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए पढ़ाई करने के लिए, इसलिए जो है कंपटीशन ज्यादा होता है, तीव्र प्रतिस्पर्धा रहती है। और यह अत्यंत परेशान करने वाला और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता और प्रतिस्पर्धा का निरंतर दबाव जो है वो युवा छात्रों पर पड़ रहा है। यहाँ पे माता पिता का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। जो माता पिता द्वारा अपने बच्चों की इच्छाओं को समझे बिना बच्चों पर थोपे जाने वाले दबाव से भी बच्चों की जो मनोदशा है वो और बदतर हो जाती है। ठीक है, जबकि कुछ को अकादमिक उत्कृष्टता के शिखर को प्राप्त करने के लिए अक्सर लगातार मजबूर किया जाता है, और दूसरों को जो सपना देखा है जैसे IIT बॉम्बे में जाना है, जो वांछित संस्थान में प्रवेश की इच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। और कई अन्य लोगों को उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहने के कठोर आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भी जो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस लेते हैं। अब समाज और परिवार की क्या अपेक्षाएं हैं, तो
समकालीन भारतीय समाज में बच्चों और उनके परिवार के बीच महत्वपूर्ण संबंध जो है लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, और कमजोर होने के साथ साथ पारिवारिक संरचना में उल्लिखित बदलाव भी आया है। माता पिता और बच्चों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने की कमी तब स्पष्ट हो जाती है जब माता पिता अपनी शैक्षणिक प्राथमिकताओं को अपने बच्चे पे थोप देते हैं। माता पिता का नियंत्रण, भावनात्मक अलगाव और सामाजिक अपेक्षाएं एक छात्र के व्यक्तिगत हितों को दरकिनार करने में योगदान देती है। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप छात्र जो है वो माता पिता का मानकों को पूरा करने की बाधा से जूझते रहते हैं, और खासकर तब जब उन पर थोपे गए विषय जो उनके इंटरेस्ट का नहीं हो, ठीक है, या पाठ्यक्रम में उनकी कोई जन्मजात रुचि नहीं हो, तब ज्यादा समस्या हो जाता है। और भारतीय समाज की एक विशेषता जो है वो पारिवारिक संबंधों में अपेक्षाओं, प्रदर्शन और व्यक्तिगत हितों पर जोर देना है, और ये गतिशीलता या तो छात्रों को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के कारण से आगे बढ़ा सकती है, या फिर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने में जितने भी असमर्थ युवा स्टूडेंट्स रह जाते हैं उनको अपमानित किया जाता है, निराश, हताश और परेशान महसूस करते हैं। उसी कारण जो है इस तरह के कदम उठा देते हैं, सुसाइड जैसे। ठीक है, और हमारी युवा पीढ़ी के लिए किसी भी संभावित नकारात्मक परिणाम को समाप्त करने के लिए सहानुभूति और स्वीकृति का माहौल बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन्हें लगातार जो है जागरूक करना है, क्योंकि एग्जाम के कारण जिंदगी नहीं है, जिंदगी में एग्जाम बहुत से देने होते हैं। ठीक है, इसलिए एक एग्जाम के लिए किसी को अपना जीवन नहीं समाप्त करना चाहिए। यह निराशाजनक है कि युवा जो है, युवा छात्र सोशल मीडिया पर अपनी आंतरिक उथल पुथल को व्यक्त करते हुए संकट का संकेत दे रहे हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक प्रेरक स्वयं व अपेक्षित भावनात्मक आधार प्राप्त करने में विफल रहते हैं, जिसकी इन युवा दिमागों को आवश्यकता है। इसी के अलावा कहा जाता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्थिति है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समुदाय के विद्यार्थियों को स्थानीय भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो भेदभाव का सामना करना पड़ता है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, इसके कारण भी बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जिससे और ज्यादा कठिनाइयां बढ़ जाती है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सामाजिक बुनियादी ढांचे और अधिक सहायक और मिलनसार बनने और इन युवा जीवन का समर्थन करने की तत्काल आवश्यकता है। तो इसलिए सुसाइड ना करें, और जो भी बच्चे स्ट्रेस में रहें या फिर बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान हैं, उसे प्रयास करें डेविएट करने का। ठीक है, उसे मोटिवेट करें और उसे थोड़ा शांत रखने का प्रयास करें, जिससे इस तरह का कभी भी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कोई भी स्टूडेंट अपना जीवन समाप्त कर ले। ठीक है, जीवन से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है, इज अनएम्प्लॉयमेंट अ मेजर फैक्टर इन शेपिंग द वोट चॉइस ऑफ द यूथ। मतलब कि क्या बेरोजगारी जो है वो युवाओं के वोट के चयन में एक महत्वपूर्ण कारक है। उसी की बात इसमें पूरा का पूरा चार्ट में किया गया है। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने रणनीतिक रूप से चार प्रमुख स्तंभों के इर्द गिर्द अपनी कहानी गढ़ी है, जिसमें गरीबी, युवा, महिला और किसान, जिन्हें चार जातियां भी कहा जा रहा है। तो यह बयानबाजी जो है वो भारत में पारंपरिक जाति की राजनीति से हटकर है, जो विकसित भारत के संकल्प के तहत विकास और समावेशिता पे जोर देता है, और इसमें युवा एक महत्वपूर्ण फोकस है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 110वें मन की बात में पहली बार मतदान करने वाले जो यूथ अभी 18 साल के हुए हैं और अभी लोकसभा में पहला अपना मतदान करेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला वोट देश के लिए, ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा उन लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के माध्यम से भाग लेने का आग्रह करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मौजूदा रोजगार की वास्तविकताएं क्या है, तो मौजूदा वास्तविकताएं जो है वो सीमित रोजगार, बाजार में रोजगार पाने के लिए भारतीय युवाओं के संघर्ष और आकांक्षाओं को दर्शाती है। ठीक है, एक डेटा से पाया गया है कि दिल्ली में युवाओं का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि पिछले 2 वर्षों में रोजगार पाना बहुत हद तक कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। ठीक है, और आर्थिक विकास के लगातार कहा जा रहा था कि भारत तेजी से विकास कर रही है, तो आर्थिक विकास के दावों के बावजूद जो है वो रोजगार सृजन का मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है भारत में। ठीक है, लगभग 1/4 रोजगार पाने में विश्वास रखते हैं और एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो अनिश्चित रहता है। वही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लगभग 2 साल में रोजगार पाने में 25% ने कहा है कि बहुत मुश्किल आ रही है, 55% ने कहा है कि मुश्किल आ रही है रोजगार प्राप्त करने में, 16% ने कहा है कि आसानी से मिल जाता है, और 3% ने कहा है बहुत ही आसानी से रोजगार मिल पाता है। ठीक है, इन 3% को ढूंढना चाहिए। तो सरकारी नौकरी के लिए एक प्रचलित प्राथमिकता
प्रदर्शित करते हैं 5 में से 3, मतलब कि 63% सरकारी नौकरी की आकांक्षा रखते हैं। भारत में जो है वो 63% जो युवा हैं वो चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी में आ जाए। ठीक है, तो बीजेपी ने आर्थिक विकास के अपने दृष्टिकोण के भीतर युवाओं को नौकरी चाहने वाले से नौकरी, मतलब कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर के रूप में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है। इसीलिए जो है स्टार्टअप हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, इन सभी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, कि जॉब सीकर की जगह पे जॉब क्रिएटर बन सके। तो यह विचार जो है युवाओं में उद्यमशीलता, नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य जो है उनका ध्यान रोजगार की तलाश से हटाकर अवसर पैदा करने की ओर मुड़ता है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो दिलचस्प बात यह है कि जब सर्वेक्षण में युवाओं से इस बारे में पूछा जाता है तो लगभग आधे ने खुद को प्रधानमंत्री के, यहाँ पे कहा जाता है कि इतना ज्यादा जो कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, उसी तरह से कहा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जो है वो जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। लगभग आधे ने खुद को प्रधानमंत्री के रोजगार सृजक बनने की दृष्टिकोण से जोड़ा। ठीक है, जो सरकार के उद्यमशीलता पर जोर देने के साथ साथ प्रतिध्वनित होती है। उसी में एक चौथाई ने कहा है कि रोजगार की तलाश करेंगे। लगभग 10 में से एक ने अपने और दूसरों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए संसाधन जुटाने की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंग को भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना गया है रोजगार के लिए। पुरुष जो है वो इस भूमिका के लिए अधिक वरीयता प्रदर्शित करते हैं। लगभग 5 में से 3 युवा पुरुष जो हैं उसने रोजगार सृजन बनने की इच्छा व्यक्त की। ठीक है, जॉब क्रिएटर बनने की इच्छा व्यक्त की, जबकि 5 में से 2 जो हैं मात्र महिला जो हैं ने ऐसा इच्छा व्यक्त किया कि वो भी जो है वो जॉब क्रिएटर बन सकती है। इसके अलावा अध्ययन में और पाया गया है कि जितने भी वाणिज्यिक छात्र हैं कॉमर्स के, ठीक है, 54% छात्रों के बीच रोजगार सृजन बनने की प्राथमिकता दिखी। उसके बाद विज्ञान वालों के लिए, ठीक है, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम जो है वो जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। तो रोजगार सृजन किसको करना चाहिए, तो रोजगार सृजन की जिम्मेदारी किसकी है, इस पर बहस चल रही है। यह चर्चा न केवल आर्थिक चुनौतियों की जटिलताओं को दर्शाती है बल्कि जनमत को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उत्तरदाताओं में से लगभग आधे के बीच बढ़ती बेरोजगारी दर को जिम्मेदारी देना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और हर 10 में से 3 युवा जो है वो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं रोजगार के सृजन में कमी का। ठीक है, और जबकि एक 7वां हिस्सा जो है वो रोजगार के अवसरों में कमी के लिए राज्य सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं दिल्ली के कुछ युवाओं ने क्यों कहा है कि क्या बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो मतदाताओं की पसंद को प्रदर्शित करता है। तो दिल्ली के युवाओं के बीच चुनावी निर्णय लेने के क्षेत्र में बेरोजगारी और महंगाई मतदान वरीयताओं को आकार देने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लगभग 5 में से 4 युवा कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उनके मतदान निर्णय को प्रभावित करेंगे। जब उनसे पूछा जाता है कि उनके वोट विकल्प को आकार देने वाला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया है। लगभग 2/5 छात्रों ने इसके महत्व पर जोर दिया है। ठीक है, और इसके विपरीत जो महंगाई बढ़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12%, ये सारी जो चिंताएं हैं, ठीक है, उसके बाद भ्रष्टाचार 9%, इसी कारण भी लगातार जो है वो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव की अगुवाई जो है वो भाजपा ने रणनीतिक रूप से खुद को विकसित और समावेशित करने के अग्रदूत के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, जिसमें उद्यमिता और आत्मनिर्भरता पर भाजपा के जोर के बावजूद जो है वो स्थिर सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं की आकांक्षाएं बनी हुई है, जो आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षा की इच्छा को उजागर करता है। ठीक है, तो इसी के अलावा कहा जाता है कि बढ़ती बेरोजगारी के लिए जिम्मेदारी तय करना आर्थिक मुद्दों के राजनीतिकरण को उजागर करता है। और अंत में कहा जाता है राइटर के द्वारा कि बेरोजगारी का मुद्दा दिल्ली के युवाओं की मतदान प्राथमिकताओं को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरता है, जो मुद्रास्फीति और नेतृत्व जैसी अन्य चिंताओं को पीछे छोड़ देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी जो है वो मतदान के समय जो है अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।